हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस को। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस वाला टॉपिक। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर इसने सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो इसका क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। देन इसके बाद इसके डायमीटर की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन हम थोड़ी सी बात करें इससे स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर अभी हम चल के डिटेल के अंदर इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो कि मैंने सबसे पहले लिखा है वो आपने ध्यान में रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं और उसके आगे क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिटेल के अंदर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनरी है, स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। देन हम बात करें तो इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपने बात को समझना है कि हमारे पास सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब को कंट्रोल कौन करता है, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन हम बात करें, एक MCQs मैंने यहाँ पर पॉइंट की सूरत में लिखा है, ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर हम मेमेलियन सेल की बात करें तो मेमेलियन सेल के अंदर जो 10% ऑफ द मेमेलियन सेल का जो रीजन होता है वो कौन सराउंड करता है, उसको कौन ऑक्युपाई करता है, वो न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता है। सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, अगर MCQs आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ यहाँ पर पोजीशन की, कि यानी जो न्यूक्लियस है उसकी डिफरेंट सेल्स के अंदर पोजीशन क्या होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें, दो सेल्स लेते हैं एक हम एनिमल सेल लेते हैं और एक इसी तरह से हम प्लांट सेल लेते हैं। इन दोनों के अंदर हम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं कि न्यूक्लियस सेल के अंदर किस पोजीशन पर पाया जाता है। हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर दो रीजन आते हैं। एक हमारे पास होता है सेंट्रल रीजन, यानी सेंटर के अंदर किन सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, और दूसरा हमारे पास पेरिफेरल पार्ट के ऊपर कौन से सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर मोस्टली जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, वो सेंटर के ऊपर पाया जाता है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, जो लोकेशन होती है, वो सेंटर ऑफ द सेल होती है। इस तरह से हम पेरिफेरल पार्ट की बात करें तो एनिमल सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पेरिफेरल पार्ट पर यानी साइड पर पाया जाता है, और उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है एडिपोसाइट्स। कौन से सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। एडिपोसाइट्स जो हैं ये एडिपोस टिश्यूज के सेल हैं जो कि लिपिड और ऑयल की स्टोरेज करते हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह से हम प्लांट सेल्स के अंदर भी दो पोजीशंस देख लेते हैं कि किन सेल्स के अंदर ये सेंटर पर पाया जाएगा और किन सेल्स के अंदर ये पेरिफेरल पार्ट पर होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सेंट्रल पार्ट में रीजन पर कौन पाया जाएगा, और दूसरा हमने देखना है पेरिफेरल पार्ट पर। ये लिखने का फायदा ये है कि ये दोनों तरह से आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए। अगर MCQs आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेल के अंदर पोजीशन या लोकेशन क्या है न्यूक्लियस की। अगर हम बात करें सेंटर के अंदर तो हमारे पास जो मेरिस्टेम सेल्स हैं प्लांट्स के, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन हम अडल्ट सेल्स की बात करें या मोस्ट ऑफ द सेल्स की बात करें प्लांट्स के केस के अंदर, तो वो हमारे पास किधर पाए जाते हैं न्यूक्लियस, वो पेरिफेरल पार्ट के ऊपर पाए जाते हैं। अब पेरिफेरल पार्ट पर क्यों पाया जाता है प्लांट्स के अंदर मोस्टली न्यूक्लियस, इसकी वजह है क्योंकि मैंने आपको जब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन बताई थी तो उस वक्त भी बताया था कि प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर से साइड पर चला जाता है और पेरिफेरल पार्ट पर पाया जाता है प्लांट्स के केस के अंदर। ये पोजीशंस आपने ध्यान में रखनी है। देन हम जाते हैं, बात करते हैं कि न्यूक्लियस को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उन तीनों पार्ट्स की हम यहां पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप, देन हम न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे एंड देन हम क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स के डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की।
सो ये आपने ज़रा सा यहाँ पर समझना है कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या चीज़ होती है और इसका क्या फंक्शन होता है। सो अगर हम न्यूक्लियस के केस के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर, न्यूक्लियस के केस के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहते हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप किस तरह से होगा। सो अगर हम यहां पर सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहां पर इस तरह से हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो लेयर है ये आउटर लेयर है, आउटर यानी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। इसी तरह से ये वाली जो लेयर है ये इनर मेम्ब्रेन है। सो ये दोनों मेम्ब्रेन आपके ज़हन के अंदर होनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ी सी और बात करें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन यहां पर क्या होता है कि ये यहां से कंटिन्यूस होती है विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहां से ये कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और आप जानते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस इन्वेलप के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप अटैच होती है, कंटिन्यूस होती है, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देते हैं, लिहाजा इस वजह से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो यहां पर मेन पॉइंट अगर आपको सिंपली बताऊं तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप अटैच होती है, कंटिन्यूस होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अच्छा, अब यहां पर ये जो मैंने नो ब्लैक स्ट्रक्चर्स होल्स बनाए हैं, ये क्या चीजें हैं? ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये आपने ध्यान में रखने हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स का क्या फंक्शन है ये आपने समझना है कि हमारे पास न्यूक्लियस के यानी न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल ट्रांसफर करना है या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होनी है वो सारी इन होल्स की वजह से, इन पोर्स और इन चैनल्स की वजह से होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है और इस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोरिन कहते हैं। सो ये न्यूक्लियोपोरिन भी आपने ध्यान में रखना है एमसीक्यूज के हवाले से। सो न्यूक्लियर पोरिन क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर पोरिन वो ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के अंदर मदद देते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो ये चीज़ें आपने यहाँ पर समझनी है न्यूक्लियर इन्वेलप के हवाले से। अब एक साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बात बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स की तादाद है वो डिफरेंट होती है। अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करें, जैसे एरिथ्रोसाइट्स की बात करें जो कि ब्लड सेल्स की टाइप हैं, उनकी बात करें तो उनके अंदर 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की जिनमें एग एग्जांपल आ जाती है, तो एग के अंदर आपने बात याद रखनी है कि 30,000 तक जो हैं वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं पर न्यूक्लियस। सो ये दोनों चीज़ें एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं कि एग के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो ये न्यूक्लियर इन्वेलप से हवाले से चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम थोड़ी सी बात करें तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। और वो सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उनको हम बाय करियोटिक या हम डाई न्यूक्लिएट कहते हैं। और इस तरह से जिनके अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उनको हम फिर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। सो ये आपने बातें याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ अपने पास नोट भी करनी है। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियस के अपीयरेंस की बात करें तो न्यूक्लियस इरेगुलर शेप के अंदर होता है या स्फेरिकल टाइप ऑफ शेप के अंदर होता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम जाते हैं। देन हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पर कि हमारे पास न्यूक्लियर लैमिना क्या है, ये भी आपने समझना है। यहां पर हम डिस्कस करते हैं अभी उसको कि न्यूक्लियर लैमिना। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है न्यूक्लियर लैमिना।
अब न्यूक्लियर लैमिना लैमिना हमारे पास क्या है कि ये यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। हमारे पास मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये इन्वेलप है डबल मेम्ब्रेनस। अब आपको मैंने अभी बताया कि ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो इन्वेलप होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर्स के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होती है इनसाइड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए। अब ये न्यूक्लियर लैमिना क्या है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है एनवेलप की, वहां पर कुछ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, नेटवर्क या एरे ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स बनाए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये इन्वेलप जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो शेप ऑफ द न्यूक्लियस है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये दो फंक्शन इसके हवाले से आपने ध्यान में रखने हैं कि ये मेंटेन करेगा शेप को और दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा ये सपोर्ट देगा हमारे पास न्यूक्लियस को। सो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है न्यूक्लियर लैमिना के हवाले से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद थोड़ी सी आगे बात करें हम, तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो आपने ध्यान में रखना है वो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए, पहले ये एक दफ़ा आ भी चुका है कि जो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर लैमिना है वो किन चीज़ से मिलकर बना होता है या वो क्या चीज़ होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर जो लैमिना है वो नेटवर्क ऑफ एरे ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स है, यानी प्रोटीन फिलामेंट का एक नेटवर्क होता है जो कि इनर साइड से न्यूक्लियर इन्वेलप को घेरे रखता है, उसको सपोर्ट देता है और मेंटेन करता है शेप ऑफ द न्यूक्लियस को। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है दो डिफरेंट चीज़ें हैं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के फ्लूइड को, यानी जो सेल का कंटेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनरीज आती हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोटीन एंजाइम वगैरह आते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो लफ्ज़ आपको मायने दे रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियो बोलते हैं न्यूक्लियस, जबकि प्लाज्म बोलते हैं फ्लूइड को। सो ये हमारे पास कौन सा फ्लूइड होता है, ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है, ग्राउंड मास होता है, जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, इस तरह से एंजाइम्स होते हैं, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है एमडी कैट के हवाले से वो ये पॉइंट है कि इसके अंदर कुछ मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन। ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में मदद करता है, हेल्प करता है। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। सो कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, सो वो हमारे पास कौन से होते हैं, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद हम न्यूक्लियोलिस की तरफ जाएं तो न्यूक्लियोलिस का जो प्लूरल है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियोलिस क्या करता है कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डार्कली स्टेन्ड होते हैं। यानी हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलिस किस तरह से ढूंढते हैं, हम कहते हैं कि ये ऐसे डार्कली स्टेन्ड रीजन हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, जिनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और ये कब हमारे पास अपीयर होते हैं, ये अपीयर होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल के दौरान ये अपीयर होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब न्यूक्लियोलिस की जो है वो दो रीजन्स आते हैं, एक हमारे पास पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है और दूसरा हमारे पास सेंट्रल रीजन होता है। अगर हम पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया ऑफ द न्यूक्लियोलिस की बात करें तो ये इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके अंदर हमारे पास प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स या राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको राइबोसोम के वाले स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर बताया था कि राइबोसोम की जो फैक्ट्री है, यानी वो जगह जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं उसको हम न्यूक्लियोलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, वजह आपको पता चल गई कि न्यूक्लियोलिस का जो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है वहां पर राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर्मेशन करती हैं राइबोसोम की, एंड देन फिर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें दूसरे रीजन की, सेंट्रल रीजन की, तो सेंट्रल रीजन के अंदर क्या होता है, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और इस तरह से आरडीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये दोनों एमसीक्यूज बन सकते हैं, दोनों को आपने ध्यान में रखना है।
देन हम जाते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के ऊपर और इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन हमारे पास क्या है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जब सेल डिवीजन कर रहा होता है यानी सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल अप हो जाते हैं और थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। सो क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और क्रोमोसोम को जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था वो नाम आपने ध्यान में रखना है उस साइंटिस्ट के हवाले से, वो है वेल्डेयर। सो वेल्डेयर के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि वेल्डेयर वो साइंटिस्ट था जिसने क्रोमोसोम नेम दिया था। सो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं क्रोमोसोम का और उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास अगर देखें हम, ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्रोमोसोम इन आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स से मिलकर बनता है। ये जो आइडेंटिकल हमारे पास आर्म्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। सो ये आपने पहला समझ लेनी है बात, क्रोमैटिड्स। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिस पॉइंट से अटैच होते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सेंट्रोमेयर इसको हम कहते हैं। ये जो सेंट्रोमेयर होता है जिस थिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। साथ साथ में आपको सारे जो पॉइंट्स हैं जो स्ट्रक्चर्स के नेम है वो आपके साथ डिस्कस करता जाता हूं। सो ऐसा थिन लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेंट्रोमेयर हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या करता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का क्या फंक्शन होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो एरिया है, पार्ट है, ये साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू दी स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल्स। और फिर वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होकर इस पॉइंट से देन आगे जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द डॉटर सेल्स उसको कैरी आउट करते हैं। सो ये स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद बात करें, हमारे पास कुछ ऐसे एटलीस्ट कहा जाता है कि एटलीस्ट वन होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा होता है हर स्पीशी के अंदर जिसके अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक साइट ऑफ अटैचमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमारे पास एक अलग साइट ऑफ अटैचमेंट है जो कि प्रोवाइड करती है डिफरेंट चीज़ों को। सो इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर हम देखें, जो हमारे पास एंड होते हैं क्रोमोसोम के, जो एंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टीलोमेयर्स कहते हैं। कौन से मेयर्स कहते हैं, टीलोमेयर्स कहते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है कि जो एंड होता है क्रोमोसोम का उसके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सो ये सैटेलाइट्स के हवाले से भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। और इन सैटेलाइट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ यूजलेस डीएनए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जंग डीएनए कहते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि जो जंग डीएनए होते हैं वो सैटेलाइट नोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। सो ये चीज़ें भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है क्रोमोसोम के हवाले से। अब थोड़ी सी और बात करें तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, यानी हेरिडिटी मटेरियल है जो कि पेरेंट से डॉटर के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अब ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है कि इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल एक हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर डिफरेंट रीजन के ऊपर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जीन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं यानी क्रोमोसोम की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है डॉटर सेल्स के अंदर तो ये जीन्स जो है इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसको फिर जो है ट्रांसफ़र करते हैं। सो जिस पोजीशन के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम के ऊपर जिस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस रीजन को, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। और इसकी जमा क्या होती है, हमारे पास लोकाई होती है। यानी लोकस या लोकाई हम उस प्लेस को, उस पार्ट, उस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम को कहते हैं
जहां पर जीन्स की प्रेजेंस होती है, जहां पर जीन पाए जाते हैं जो कि आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने क्रोमोसोम के हवाले से ध्यान में रखने हैं। अगर हम दोबारा से चले जाएं न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यहां से कुछ चीजें आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारे पास जो है ये इनर लेयर है न्यूक्लियस की। इसी तरह से ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस का। और ये यहाँ पर जो डॉटेड मैंने शो किए हैं स्ट्रक्चर्स, ये डॉट्स जो हैं ये न्यूक्लियर पोर्स को शो करते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में काम देते हैं। देन हम बात करें तो ये जो डार्क स्ट्रेन रीजन है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसके अंदर देन फिर दो रीजन्स होते हैं जिसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन ये जो रीजन है ये सारा रीजन न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर वाला क्या कहलाता है, ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जो कि ग्राउंड मास ऑफ द न्यूक्लियस या डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं न्यूक्लियस के उसको स्टोर किए होता है। और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो कि आगे यानी जिस वक्त सेल डिवाइड करता है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह से सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर कुछ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं, इसकी डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। सो ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये भी आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारी हमने डिस्कशन की। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं दो चीज़ों की कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है इसको हम किस तरह से स्ट्रेन करते हैं। सो क्रोमोसोम को हम जिस मटेरियल से जिस स्ट्रेन से स्ट्रेन करते हैं उसका नाम आपने ध्यान में रखना है, वो है हमारे पास एसिटोकैरामाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने ध्यान में रखना है कि एसिटोकैरामाइन से, या इसका एक और दूसरा नाम है एसिटोऑर्सिन। ये दो हमारे पास ऐसे स्ट्रेन हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्रोमोसोम को स्ट्रेन करते हैं। अब क्रोमोसोम जब स्ट्रेन करते हैं तो हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम के ऊपर रीजन पाए जाते हैं। उन दो रीजन के हवाले से आपको एक ट्रिक भी बतानी है, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं इसको हमें रेस कर देता हूँ, यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमारे पास दो तरह के रीजन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम को जब हम स्ट्रेन करते हैं। एक कहलाता है हमारे पास यूक्रोमैटिन और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोक्रोमैटिन। दोनों की डिस्कशन करते हैं कि दोनों क्या चीज़ें हैं। दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। अगर हम यूक्रोमैटिन की बात करें तो यूक्रोमैटिन क्रोमोसोम का ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा पार्ट होता है, ऐसा रीजन होता है जो कि लेस स्ट्रेन होता है और ये लाइटर इन कलर होता है। जबकि अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है कि ये मोर स्ट्रेन रीजन होता है क्रोमोसोम का, और इसके अंदर क्या होता है कि ये डार्कर इन कलर होता है, यानी डार्कर कलर का होता है। सो ये दो चीजें आपने इस हवाले से ध्यान में रखनी है। अब मुश्किल ये आती है कि स्टूडेंट इसको याद नहीं रख पाते और दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, वो आपने ध्यान में रखनी है, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखें डार्कर वर्ड को, तो डार्कर वो ऐसा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे, अगर डार्कर आप लफ्ज़ को देखें तो इसके आखिर के अंदर लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, लास्ट लेटर क्या आ रहा है, हमारे पास आर आ रहा है। इस तरह से अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर देखें तो यहां पर भी आर आता है। सो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो कि क्या होगा, डार्कर होगा। सो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से। और जो दूसरा होगा वो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि वो लेस स्ट्रेन होगा, लाइटर इन कलर होगा और वो हमारे पास यूक्रोमैटिन होगा। सो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी आगे और बात करते हैं हिप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हवाले से, वो भी आपको पता होना चाहिए। हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को शो करते हैं इन गैमीट्स या इन सेक्स सेल्स। जैसे हम बात करें एग और स्पर्म की, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो हाफ होती है, और जब वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास एक स्पीशी के अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पर जो स्पर्म है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह से एग की बात करें वहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। सो यहाँ पर साथ में आपको एक टेबल भी बताता हूँ जो कि आपने ध्यान में रखना है, इसके हवाले से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम बात करें
डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पूछ लिया जाता है डिफरेंट स्पीशीज़ के हवाले से। अगर यहाँ पर आप इस टेबल के अंदर देखें तो ह्यूमंस के लिए लिखा हुआ है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉइड नंबर, जबकि 23 जो है इसके अंदर हिप्लॉइड नंबर होता है, यानी 23 इसके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह से चिंपैंजी का लिखा हुआ है 48 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है गार्डन पी के हवाले से कि 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर आपने गार्डन पी का नाम भी याद रखना है, साइंटिफिक नाम वो होता है पिसम सैटिवा। ये हम वैसे सेकंड ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, पिसम सैटिवा है। सो ये भी चीज़ें आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्रोमोसोम को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि पहले एमडी कैट के अंदर पूछे जा चुके हैं या आ सकते हैं नेक्स्ट एमडी कैट के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। आप इसको ज़रूर अपने पास नोट करें और इसको अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि इसके अंदर से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सो ये आपने याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।